नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, एक खास मेहमान हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है जिसमें देवांशी हमें बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन और अरविंदो फार्मा के नतीजे। संदीप बताएंगे BPCL के कैसे रहे नतीजे और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर CLSA की रिपोर्ट, और कुशल से हम जानेंगे SRF के नतीजों का अनुमान। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का कारोबार हुआ है। तो बाजार ने आज तेजी का सिक्सर लगाया। हालांकि आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली आई, लेकिन 0.25% की तेजी के साथ निफ्टी 10,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 280 अंकों से ज्यादा की मजबूती आज के कारोबार में देखी गई। बाजार में आज सबसे ज्यादा जोश भरने का काम बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने किया है। बैंक निफ्टी 410 अंकों की तेजी के साथ 21,000 के बेहद करीब बंद हुआ है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बाजार में तेजी कायम है, हालांकि आज आखिरी घंटे में ऊपरी स्तरों से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल आज के ट्रेड पर, आज के कारोबार पर आपकी राय क्या है? बाजार में आज लगातार छठे दिन भी तेजी बरकरार रही, लेकिन हाँ, आज के सेशन में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार दिखा। पहले तो ये कि सुबह मजबूत शुरुआत हुई और मजबूती भी उम्मीद से कहीं ज्यादा। 10,100 के पार खुला निफ्टी और 21,000 के पार बैंक निफ्टी खुला, और उसके बाद टिका रहा, बिल्कुल नीचे आया नहीं। आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन तो बड़ा जबरदस्त था। वहां पर तेज शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, दिन के हाई पॉइंट की तरफ फिर से बाजार पहुंचे, और बैंक निफ्टी तो स्पेशली 21,600 तक भागते हुए नजर आया। और ये हुआ सब कुछ 2 बजे के 2:30 बजे के बीच में। लेकिन उसके बाद एकदम से तेज प्रॉफिट बुकिंग आई। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 800 पॉइंट फिसला, निफ्टी में भी लगभग 100, 125, 150 पॉइंट की कमजोरी आई, लेकिन फाइनली बंद होते होते बिल्कुल 10,000 के अहम आंकड़े के ऊपर बंद हुए। याद करिए, 13 मार्च के बाद पहली बार 10,000 का आंकड़ा आज नजर आया और उसके ऊपर बंद भी हुए। तो क्लोजिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं। अल्टीमेटली देखिए, 6 दिनों तक लगातार तेजी हुई है। आप देखिए ना, 1200-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप भागा है, माफ कीजिए 1300 पॉइंट निफ्टी नॉन स्टॉप भागा है। तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बैंक निफ्टी तो 17,100 से नॉन स्टॉप 4,500 पॉइंट भागा है 5 दिन 6 दिन में। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, एकदम नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है अब भी, और बाजार जिस लेवल पर बंद हुए हैं वो तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, FIs की तरफ से फ्लोज अच्छे हैं, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हो रही है, फ्रेश खरीदारी भी होती हुई दिख रही है। जो लोग इंतजार कर रहे थे अच्छे लेवल्स का, वहां पर उन्हें अब खरीदना भी पड़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को मजबूत किए हुए हैं, और आज फिर से एक नई और बेहतरीन क्लोजिंग बाजार में देखने को मिली है। ओके, तो ये था आज के बाजार पर एडिटर्स टेक। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर एक्शन का माहौल देखने को मिला है। और ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। बाजार में आज लगातार छठे दिन तेजी के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखा था। आप देख रहे ऊपर लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने मिली है, लेकिन आज हरे निशान में ही बाजार बंद होते हुए दिखे। निफ्टी में अगर सबसे पहले गेनर्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स आगे थे। उसमें आप देखिए M&M, साथ ही बजाज फाइनेंस, कोटक, नेस्ले, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने तेजी देखी है। साथ ही अगर लूजर्स की बात करें तो विप्रो, NTPC, इंडसेंड, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखा। आज अगर बात करें फाइनेंशियल्स की तो PSU बैंक्स थे, सरकारी बैंक्स जहाँ पे हमने सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। आप देखिए IOB, बैंक ऑफ इंडिया,
ये ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे करीब 10% तक के गेन्स हमें देखने मिले हैं। यूनियन बैंक, केनरा बैंक, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स में हमने तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके अलावा आज निजी बैंक्स में कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, ये सारे स्टॉक्स भी ऐसे थे जहां पे हमने तेजी के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखा है। रियल्टी स्टॉक्स ये भी आज आगे रहे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, सोबा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे लगातार तेजी बनती हुई दिख रही है। और इसके अलावा आप देखिए गैस स्टॉक्स है जहां पे आज थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखी। महानगर गैस, गुजरात गैस, पेट्रोनेट, एलएनजी, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज वॉल्यूम के साथ एक्शन बनता हुआ दिखा। और आखिर में आप देखिए जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा, ये आज मुनाफा वसूली देखने मिली है। कुछ ऐसे चुनिंदा फार्मा स्टॉक जरूर रहे थे, लेकिन इसके अलावा आईटी स्टॉक था या आईटी सेक्टर था जो आज लगाड़ रहा है। विप्रो, माइंडट्री, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स थे जो आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। ओके, चलिए अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जो मार्केट में एक मोमेंटम बना है, जो बाजार ने एक रफ्तार पकड़ी है, क्या ये रफ्तार आपको टिकाऊ लग रही है? पहला सवाल। और ऐसे मार्केट में कल के बाजार में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, खास करके इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं समझता हूं कि बाजार की जो तेजी है वो अभी भी चल सकती है, लेकिन उस तेजी के अंदर थोड़ा ठहराव जरूर आ सकता है। गैप अप जो हुआ है उसकी वजह से और भी अच्छा खुल सकता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि क्योंकि 6 दिन लगातार मार्केट बढ़ा है, उसके बाद अगर थोड़े ठहराव आता है तो वो नीचे जाने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए होगा और शायद ऊपर जाने की संभावनाएं उसकी ज्यादा है। ये तो हुई बात बाजार की। अगर कल किसी को कोई स्टॉक लेना हो, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि गैस का माहौल काफी अच्छा था, तो उस दृष्टि से एमजीएल, महानगर गैस, एक ऐसी कंपनी है जो 1015 पे जिसकी क्लोजिंग हुई, 990 पे उसका एक डबल टॉप था, उसको उसने पार कर लिया, 1015 पे क्लोज हुआ और इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 990 और टारगेट आपका रहेगा करीब 1055। यहाँ से 4% ऊपर जाने की संभावनाएं इसकी कल के दिन में है। ओके, और सर अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना हो तब क्या करें, कहां पर ट्रेड करें? ओके, पोजिशनल ट्रेड के अंदर अच्छा एक स्टॉक है जो एक संभवतः ज्यादा लंबी समय के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ वो 5-6 दिन के लिए बोल रहा हूँ। वो कंपनी है एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ ने अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ा है और जो क्लोजिंग आई है वो 805 आई है। 773 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और मैं समझता हूँ कि 7% ऊपर ये जा सकता है। 860-61 तक ये लेवल आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं अगले 5-7 सेशन में। ओके, तो ये आपके लिए इंट्राडे का ट्रेड और पोजिशनली आप कहां पर कारोबार कर पाएंगे, कहां पर आपको मुनाफा मिलेगा, ये आपको बता दिया गया है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां पर निवेश कर सकते हैं, ऑप्शन का ट्रेड क्या होगा आपके लिए, ये तमाम चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब चलते हैं देवांशी के पास, क्योंकि अरविंदो फार्मा ने आज चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे नतीजे रहे हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, ये बताने के लिए देवांशी जुड़ चुकी हैं। देवांशी बताइए कैसे नतीजे रहे हैं, क्या ये अनुमान के मुताबिक हैं या अनुमान के विपरीत? अब देखिए अरबिंदो फार्मा जो अनुमान था वो ऐसे भी था कि नंबर्स थोड़े से बेहतर आएंगे, लेकिन उससे भी बेहतर नंबर्स इस बार अरबिंदो फार्मा ने पोस्ट किया, यानी कि पॉजिटिवली हमें सरप्राइज किया अरबिंदो फार्मा ने। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। जो आय है 16% तक इस तिमाही में बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 24% तक की बढ़त हमने इस तिमाही में आती हुई देखी है। साथ ही मार्जिन की बात करें 20% के सामने 21.5% के करीब मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किया। और अगर मुनाफे की बात करें तो अनुमान था करीब 20 से 21% ग्रो करने का, उसके सामने इस बार जो मुनाफा है करीब 45% तक बढ़ता हुआ दिखा है। सबसे पहला पॉजिटिव ट्रिगर था कि इनके जितने भी ज्योग्राफीज थे, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके जो आय है वो कंट्रीब्यूट इंटरनेशनल ऑपरेशन से होता है, और हमने देखा कि जो अमेरिकी कारोबार है यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखे। करीब 20% से ज्यादा की ग्रोथ हमने अमेरिकन कारोबार में देखी है। ईयू फॉर्मुलेशन कारोबार की बात करें तो 26% तक की तेजी हमें यहाँ देखने मिली है। और इसके अलावा अगर एक नेगेटिव देखें तो एपीआई कारोबार, यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा है, लेकिन ओवरऑल अगर हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखे तो यहाँ पे भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने 4 नए प्रोडक्ट्स इस तिमाही में लॉन्च किए
है। 17 ANDAs फाइल किए हैं इस तिमाही में कंपनी ने। और सबसे इम्पोर्टेंट या अहम होगा ये देखना कि जो डेट है, कर्ज है कंपनी का, वो इस तिमाही में कम होता हुआ दिखा है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर्स इस नंबर्स से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिवली सरप्राइज औरबिंदो फार्मा के नंबर्स की तरफ से आता है। ओके, तो ये औरबिंदो फार्मा के नतीजे आपने देखे। अब शर्मा जी, जो अभी देवांशी ने बताया कि जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं, तो ऐसे में अब इसमें क्या किया जाए? बड़ा अच्छा स्टॉक है, इस वक्त हमारे कवरेज में भी है। और अच्छी बात यह है कि देवांशी ने भी बोला कि इसका जो डेट कम हुआ है। अगर मैं एक पूरे साल के अंदर जो अगर देखें तो पिछले साल इसका जो डेट है वो आधा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। तो ऊपर से बिजनेस भी अच्छा, न सिर्फ रेवेन्यू बल्कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी ग्रोथ थी। और ये देखते हुए कि ये टेक्निकली अभी अच्छा स्ट्रांग हो गया है, तो मेरे ख्याल से कल जो इसकी बढ़त होगी वो इसको एक नए आयाम पे लेके जाएगी। हमारा टारगेट तो 790 का, वो तो कल ही आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ उसके बियॉन्ड भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा स्टॉक है और इसमें अच्छी रैली हम आगे इसमें देख पाएंगे। लेकिन तेल और गैस सेक्टर पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए संदीप। हाँ, देखिए मृत्युंजय, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें CLSA अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये कह रहे हैं कि आप तेल से जुड़े हुए सारे शेयरों से निकल जाइए और अपने पोर्टफोलियो में गैस से जुड़े हुए शेयर शामिल कर लीजिए। अब तेल वाले क्यों बेचने हैं? वो कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं आगे भी कच्चे तेल के ऊपर दबाव जारी रखेंगे। और इससे होगा क्या कि जो रिफाइनिंग स्पेस की कंपनी से अगर कच्चा तेल गिरेगा तो उनको इन्वेंट्री घाटे होते हुए दिखेंगे। तो तेल से जुड़ा हुआ कोई भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। अब गैस वाले क्यों लेने हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि कीमतों में जो कमजोरी आ रही है उससे ज़्यादातर जो गैस कंपनी है उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। लॉकडाउन के बाद बहुत जल्द उनका मानना है कि जो मांग है वो सामान्य होती हुई दिखेगी और 1 अक्टूबर से फिर से जो गैस की कीमतें हैं उसमें करीब 36% के आसपास की कटौती हो चुकी है। 1 अप्रैल को भारी मात्रा में कटी थी कीमतें, अब फिर से 36% के आसपास की कमी आएगी। तो इससे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसमें IGL, MGL, गुजरात गैस है, इनके मार्जिन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और जो LNG कीमतें कम हो रही है उससे गुजरात गैस को फायदा होगा और साथ ही साथ GSPL जो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इसको भी भारी मात्रा में फायदा होता हुआ दिखेगा। यही कारण है कि 21 से लेकर 77% की अपसाइड के साथ कवरेज शुरू की गई है। यहाँ पे IGL, गेल, गुजरात गैस, MGL, GSPL पे IGL का टारगेट 570 का है, गेल में 125, गुजरात गैस में 360, MGL में 1425, GSPL में भी 360 रुपये का टारगेट है। और इन सभी स्टॉक्स में आप देखें 21 से लेके 77% तक की अपसाइड CLSA बता रहे हैं। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तेल एंड गैस सेक्टर पर जो आई है CLSA की, वो संदीप ने आपको समझाया। लेकिन संदीप, BPCL के भी नतीजे आ गए हैं, क्या क्या कहते हैं नतीजों के आंकड़े? देखिए नंबर्स अभी मैं आंकलन कर ही रहा हूं, बेहद खराब नंबर्स कहना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट। अगर आप देखेंगे जो नंबर्स आए हैं, केवल जो बिक्री का आंकड़ा है वो हमारे अनुमान से बेटर है। हम अनुमान करते हैं कि 60,500 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आएंगे। 68,000 या कह सकते हैं 69,000 के आसपास के जो नंबर्स हैं वो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं सेल्स के फ्रंट पे। बाकी तमाम नंबर्स देखिए, अबिडा फ्रंट पे नंबर्स आपके सामने 537 करोड़ का होगा, लेकिन इसमें अदर इनकम का भी नंबर निकाल दें तो इन्होंने घाटा पोस्ट किया है। तो अबिडा घाटे में, यानी कि कामकाजी फ्रंट पे भी घाटा हुआ है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि इन्वेंट्री घाटा आता वो दिखेगा। नंबर देखना होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री में क्या आता है, लेकिन बेहद खराब नंबर है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी जहां पे घाटा आता है वो दिखा है और नेट लेवल पे भी देखिए हम अनुमान करते हैं कि 850 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आएगा। 1260 करोड़ से घटकर 1361 करोड़ रुपए का मृत्युंजय इन्होंने घाटा पोस्ट किया है। और मार्जिन देखिए जो GRMs हैं वो आधे डॉलर पे रह गए हैं, $3.2 की $3.25 वाले जो मार्जिन है वो घटकर आधे डॉलर के आसपास रह गए हैं। बावजूद इसके है कि 515 करोड़ वाली जो अदर इनकम है, जो अन्य आय है, वो बढ़कर 1157 करोड़ आई है, 2 गुना से ज्यादा का जंप देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद 1361 करोड़ रुपए का घाटा अबिडा फ्रंट पे, ऑपरेटिंग फ्रंट पे जो घाटा पोस्ट किया है, बेहद खराब नंबर्स कहना चाहिए अनुमान के मुताबिक अगर आप देखें। ओके, तो संदीप कह रहे हैं कि नंबर बेहद खराब हैं अनुमान के मुताबिक। तो ऐसे में शर्मा जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है अब BPCL के ऊपर? जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मेरा मानना है कि कोई जब आप समाप्त कर चुके हैं इनको सपोर्ट करना, जो आपने सब्सिडी वगैरह खत्म कर दी है, तो क्यों नहीं इनको हम 3 कंपनियों की आवश्यकता ही नहीं सरकार को, एक कंपनी से काम चल सकता है।
इनको स्ट्रेटेजिकली प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इनके पास बहुत सारी ज़मीन है, उस ज़मीन को छोड़ के कर देना चाहिए। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका जो फ्यूचर है वो उतना ब्राइट नहीं है अपने बिजनेस को लेके। अगर नए बिजनेस में जाते हैं तो और बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बजाय अगर फार्मा के ऊपर या फिर जो दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं केमिकल्स, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, या आईटी भी इससे बेहतर रिटर्न देगा, और खासकर अपस्ट्रीम ऑयल से तो बिल्कुल निकल जाए। ओके, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आज के नतीजों की, लेकिन कल एसआरएफ के नतीजे आने वाले हैं और एसआरएफ के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए कुशल। जी, तो एसआरएफ के नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर रहने का अनुमान है। इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो इनका मुनाफा करीब 18% बढ़कर 191 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ रहने का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनकी आय देखें तो उसमें जो इनका केमिकल कारोबार है वहां पे अच्छी मजबूती हमें देखने को मिली है। पर अगर ऑन द फ्लिप साइड देखें तो इनका जो टेक्निकल टेक्सटाइल कारोबार है और पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से रेवेन्यू में जो है आपको फ्लैट बढ़त ही देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कंपनी की जो मार्जिन है 18.8% से बढ़कर अब 20.7% रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैनेजमेंट की तरफ से जानना, एक तो लॉकडाउन का कितना बड़ा इंपैक्ट इनके कारोबार पर पड़ता हुआ दिखा है, और साथ ही इनका जो मेन फोकस एरिया है टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, वहां पर मैनेजमेंट का क्या आउटलुक रहता है। ये दोनों चीजें देखनी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, शर्मा जी, एसआरएफ पर जो अनुमान अभी कुशल ने बताया, इसको देखकर आपको क्या संकेत लग रहे हैं आगे के लिए? मैं समझता हूँ कि इंतजार करना चाहिए। संकेत जो आपने बताए हैं उसके हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी एक बार इंतजार कर लिया जाए नतीजों का, उसके बाद में ही। और खासकर मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी, कमेंट्री आगे की क्या होगी, वो भी उनके सुन लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में ही मैं इसमें कुछ डिसीजन लूंगा। ओके, ठीक है। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है, क्या स्ट्रेटजी बाजार में कल के लिए होनी चाहिए? कल का दिन तो बेहद अहम होगा क्योंकि हफ्ते की एक्सपायरी है, और उस लिहाज से जिस तरह की वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव आज दिखा है बाजार में, उसको देखते हुए बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। देखिए, ऊपर की रेंज जो निफ्टी की निकल कर आ रही है वो है 10,300 10,450। अगर हम 10,200 को पार करके टिक पाए तो पॉइंट नंबर 1। नीचे अब जो अहम सपोर्ट है वो 9,700 9,800 की रेंज में है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 20,500 के नीचे जाकर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोरी का पहला संकेत देगा, और 21,500 21,600 के आसपास यहां पर थोड़ी रुकावट का लेवल है। तो कल के सेशन में शायद आपको दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिलेंगे। वो इसलिए कि काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो अब शॉर्ट कवरिंग का सहारा थोड़ा कम है। ऊपरी स्तरों पर कुछ तेजी की पोजीशंस फंसी हुई हैं, तो जैसे भाव आएंगे वहां पर लोग निकलने की कोशिश भी करेंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड होने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो संकेत आपको लेना है वो दो चीजों से। पहला, ग्लोबल मार्केट्स, हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, लगभग 150 पॉइंट ऊपर, तो वहां से हम संकेत लेंगे। और दूसरा, एक्सपायरी के दिन का उतार चढ़ाव, तो ये दो ट्रिगर ऐसे रहेंगे जो कल बाजार की दशा दिशा तय करेंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से भी थोड़ा एक्शन अब कल परसों और बढ़ने वाला है, तो उस पर भी बाजार की नजरें जरूर रहेंगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है कल आपको ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल के मार्केट में ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट की एक्सपायरी 10,000 के ऊपर ही आनी चाहिए और पॉजिटिव एक्सपायरी होनी चाहिए। मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे खुलता है तो 10,100 की कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे, जिसकी क्लोजिंग आज 49 है। बट अगर आपको ये नीचे मिल जाती है 30-35 की रेंज में, तो वो ज़्यादा बेटर रेंज होगी। तो हम टारगेट यही है कि 10,100 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जिसमें हम 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर 30-35 का भाव मिले तो ज़्यादा अच्छा है।
और टारगेट हमें करीब करीब डबल से ज़्यादा का रखना है। अगर हमें 30 मिलता है तो 65-70 का टारगेट रख लेंगे, अगर 45 पे लेते हैं तो 80-85 का टारगेट ऐसे रखेंगे। एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि 10-150 से 10-200 की तरफ हो सकती है। ओके, और कोई खास स्टॉक सर? देखिए, स्टॉक में आईसीआईसी बैंक में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है 2-3 दिनों से, तो आईसीआईसी बैंक के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। 355 के आसपास अभी रेट है, मुझे लग रहा है 370 के टारगेट आने चाहिए 1-2 दिन के अंदर अंदर। 347 का स्टॉप लॉस है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, शर्मा जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और कल के बाजार में कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, बनेंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।